नमस्कार दोस्तों, इसके स्टोरीज चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। उर्वशी पांडे जी की लिखित हिंदी कहानी देहाती बहू। शालिनी लगभग 20 वर्ष की हो गई है। उसे लगता है कि कोई उससे प्यार नहीं करता है, ना ही किसी को वास्तव में उसके भविष्य की चिंता है। सब केवल समाज के सामने ढोंग करते हैं कि हमारे जीवन में तो सब अच्छा चल रहा है। हम अपने बच्चों की बड़ी परवाह करते हैं। शालिनी को अपनी परवरिश से समझ में आ गया कि बाहरी लोग आडंबर के लिए चाहे आप पर कितने भी पैसे खर्च कर दें, लेकिन रिश्तों का आकलन सदैव अपने प्रति उनके व्यवहार से ही किया जा सकता है कि कौन आपका कितना हितैषी है। क्योंकि एक तरफ परिवार के ही लोग आपको खुद मानसिक रोगी बना दें और फिर दुनिया के सामने दिखाएं कि हम इसका बहुत महंगा इलाज करा रहे हैं, और कराएंगे तो क्या फायदा इस महंगे इलाज का। ठीक उसी तरह जैसे अपने दुर्व्यवहार से बच्चे के मस्तिष्क में जीवन के प्रति, रिश्ते नातों के प्रति, भविष्य के प्रति नकारात्मकता और उदासीनता भर दे, बाहर के लोगों में और दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते रहें कि हमने तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उसे बड़े कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, हमने तो पैसे बहुत खर्च कर दिए, तो इस दिखावे का क्या फायदा है। इसका मतलब साफ है, आपको ना तो रिश्तों का महत्व पता है, ना ही आप में व्यवहारिक ज्ञान है। शालिनी अक्सर जब लड़कियों को सजते संवरते देखती है, श्रृंगार की कलाओं में निपुण देखती है, तो सोचती है उसका मन साज श्रृंगार में क्यों नहीं लगता, क्यों उसको आकर्षक नहीं लगती ये चीजें। तब उसे याद आता है कैसे जब वो 12-13 वर्ष की थी, तब अगर वो अपने बाल संवारने की कोशिश करती या आईने के सामने खुद को देखती, तो किस तरह उसका पिता महेश उस पर गंदी टिप्पणी करता था कि न शक्ल किसी लायक है, न सूरत, पता नहीं क्या शीशे में निहार रही है। और तो और इस तरह के वाक्यों का भी प्रयोग करता कि पता नहीं साले किसको दिखाने के लिए जुल्फे सवार रहे हैं। खैर, अब शालिनी को समझ में आ गया है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो लड़कियों को देखने और दिखाने वाला सम्मान समझता होगा, जिसका लड़कियों और महिलाओं के प्रति विचार ही कुंठित हो, वो ही अपनी बेटी पर ऐसे तंज कस सकता है। शालिनी को वैसे तो किसी भी चीज का लोभ या मोह नहीं था, और ना ही है, लेकिन हमेशा उसकी एक इच्छा रही, एक ऐसे परिवार का हिस्सा बनने की जहां वो रिश्ते नातों में स्नेह, प्रेम और एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव को महसूस कर सके, उसे जी सके। और वो अक्सर सोचती, कोई तो हो जो उससे सही से बात करे, उसे किसी गलत विचार या स्थिति के सामने झुकने के बजाय उसे सच के लिए और सम्मान के लिए खड़े रहने को प्रेरित करे। कोई उससे ये ना कहे कि जिंदगी तो इससे भी बदतर होती है, बल्कि ये बताए कि जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाता है। शालिनी जीवन के एक सकारात्मक बदलाव के इंतजार में थी, लेकिन बदल कुछ नहीं रहा था। अब शालिनी ने घर वालों के आसपास बैठना भी बंद कर दिया, क्योंकि उसको वही पुरानी कहानी सुनकर मानसिक तनाव होने लगा था। ऊपर से महेश इतना गुटखा खाता है कि वैसे ही शालिनी का वहां बैठना मुश्किल हो जाता है। शालिनी को सख्त नफरत है और एलर्जी है गुटखा शराब जैसी चीजों से। उसे तुरंत उल्टी आने लगती है अगर उसको जरा भी दुर्गंध आ जाए कहीं से। शालिनी को इस माहौल में घुटन महसूस होने लगी है, जहां ना लोग एक दूसरे से सही से व्यवहार करते हैं और न रहन सहन का कोई तरीका है। इस वर्ष शालिनी को 12वीं की बोर्ड परीक्षा देनी है, लेकिन ना उसकी पढ़ाई सही से हो पाई है और ना ही अब उसका मन लगता है पढ़ाई में। उसे सिर्फ और सिर्फ प्रेम और मानसिक शांति की तलाश है, एक स्नेहिल जीवन की तलाश। लेकिन जब वो चारों ओर देखती है तो सिर्फ आडंबर नजर आता है और कुछ नहीं। वो धीरे धीरे अंधकार में जा रही थी, एक शून्यता में। उसे चुप रहना, दिन भर सोए रहना अच्छा लगने लगा। वो ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी, बस एक दो निवाला ही मुश्किल से खाया जाता था उससे। मानो उसकी इच्छा शक्ति मर गई थी। जीवन के प्रति सिर्फ नकारात्मकता और निराशा ही बची थी। उसने स्कूल जाना भी कम कर दिया। फिर एक दिन उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया कि शायद वो वहां अपना मन बहला सके, शायद इस चार दीवारी की दुनिया से बाहर की दुनिया में देख सके, और एक फेसबुक अकाउंट बना लिया। वैसे तो शालिनी को अधिक दोस्त बनाने में या किसी से बातचीत करने में विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन कुछ लड़के लड़कियों को उसने अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ लिया, क्योंकि 12वीं की परीक्षा भी देनी थी। घर का माहौल भी वैसा ही उदासीन बना रहता था,
तो सोशल मीडिया कोई खास आकर्षण का केंद्र नहीं था शालिनी के लिए। वो रोज अकाउंट बंद कर देने के बारे में सोचती, लेकिन तभी उसके पास एक लड़के का, जिसका नाम श्रेष्ठ था, फेसबुक पर मैसेज आया। पहले शालिनी को लगा शायद कोई परिचित है, इसलिए उसने रिप्लाई कर दिया। सामान्य व्यवहारिक बातचीत के बाद पता चला वो कोई परिचित नहीं है। लेकिन जब एक बार बातचीत शुरू हो गई तो ये सिलसिला चलता रहा। दोनों अपनी पढ़ाई के बारे में बातचीत करते और आगे क्या लक्ष्य है वगैरह वगैरह, जैसे सामान्यतः लोग करते हैं। और धीरे धीरे दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। अक्सर शालिनी उससे इस बात का जिक्र करती थी कि मुझे ये फेसबुक वगैरह और किसी से बातचीत करना ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे घर वालों को भी नहीं पसंद है, और लड़कियों का लड़कों से बातचीत करना तो बिल्कुल भी नहीं। और वो काम जो छुप छुप कर करना पड़े वो गलत होता है या किसी के साथ छल होता है। इस बात पर श्रेष्ठ ने कहा कि छुपाकर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की या किसी से बात करने की क्या जरूरत है। आजकल सब लड़के लड़की एक साथ काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सब आपस में बातचीत करते हैं, और घर वालों को, घर के बड़ों को इस विषय में पता होना ही चाहिए। मैं तो अपनी मम्मी और बड़ी बहनों को सब बताता हूँ। हमारे घर में हम एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते हैं। लेकिन हाँ, कुछ फैमिलीज अभी भी पुरानी विचारधाराओं पर चलती हैं। शालिनी को भी यही लगता है कि फैमिली में ऐसा माहौल होना चाहिए कि बच्चे बता सकें वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों के बारे में, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ताकि बच्चे किसी गलत संगति से या कोई गलत कदम उठाने से बच सके, जिससे उनको किसी भी रूप में क्षति ना पहुंचे कभी। लेकिन शालिनी के जीवन में, परिवार में ऐसा माहौल नहीं था। तो शालिनी ने श्रेष्ठ को कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया घर परिवार का हाल, लेकिन इतना कह दिया, मेरे यहाँ सोशल मीडिया वगैरह और लड़कियों का लड़कों से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, दोस्ती वोस्ती तो बिल्कुल भी नहीं, पता चल जाए कि लड़के से दोस्ती है तो मार ही पड़ जाए। इस पर श्रेष्ठ ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, अभी इंडिया में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ अभी भी फैमिलीज में इस तरह की सोच और कल्चर है। कोई बात नहीं, अभी तुम अच्छे से पढ़ाई करके बोर्ड की एग्जाम दो, इधर उधर की बातें ना सोचो। एग्जाम के बाद अपनी मम्मी को बता देना या मुझसे बात करा देना। अगर डांट पड़े तो मैं आंटी से बात कर लूंगा, और अगर ज़्यादा गुस्सा करेंगी तो मैं अपनी मम्मी से भी बात करा दूंगा। श्रेष्ठ को ज़्यादा कुछ पता नहीं था शालिनी के बारे में, लेकिन वो हमेशा शालिनी को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करता था कि अच्छे मार्क्स ले आओ, अपने कैरियर में अच्छा करो, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हैं खुद सब ठीक हो जाएगा। और वो खुद भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देता था। उसकी इन्हीं सब बातों से शालिनी भी अब फेसबुक बंद करके थोड़ा बहुत पढ़ाई पर ध्यान देने लगी थी। दरअसल शालिनी का मन लग गया था श्रेष्ठ में और उसकी बातों में, इसलिए वो अब थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, और समय निकालकर कभी कभी दोनों एक दूसरे से फोन पर मैसेज करके बात कर लेते थे। दोनों को लगने लगा कि शायद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। दोनों ने इस विषय पर चर्चा भी की, जिसका निष्कर्ष ये निकला कि दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को। लेकिन दोनों समझदार थे, तो उन्हें इस उम्र में होने वाला आकर्षण का सिद्धांत भी अच्छे से पता था, इसलिए फिलहाल दोनों एक अच्छी दोस्ती बनाए रखना चाहते थे। एक दिन दोनों की बात चल रही थी कि तभी महेश अचानक कमरे में आ गया, और शालिनी थोड़ा सा घबराकर फोन को छुपाने लगी। अगर वो घबराकर फोन ना छुपाती तो महेश को कोई शक ना होता, लेकिन शालिनी का घबराना लाजमी था। दरअसल पहले से ही शालिनी हर बात में डरी रहती थी, फिर ये तो एक लड़के से छुप छुप कर बातें करने का गंभीर मामला था। बस फिर क्या, महेश ने शारदा से चुगली कर दी, जैसे कि हमेशा से महेश की आदत थी शारदा को सुनाने की। जो ये ही चाहता था बस कैसे भी शालिनी को डांट पड़े। तो फिर ये तो बड़ी बात थी किसी से फोन पर छुपकर बात करना, जिसका आभास शालिनी को पहले से ही था, और वो श्रेष्ठ से कहती भी थी कि छुप छुपाकर बात करना सही नहीं है, और श्रेष्ठ ने कहा भी था कि बोर्ड एग्जाम के बाद बता देना। शालिनी ने श्रेष्ठ को इस घटना के बारे में बताया, और ये भी कहा कि अगर ज़्यादा कोई पूछेगा मैं किससे बात कर रही थी तो मैं बता दूंगी, और मम्मी अगर तुमसे बात करे तो कर लेना। इतना कहकर बिना उसका रिप्लाई देखे जैसे ही शालिनी सिम कार्ड निकाल रही थी,
जिससे कि बात यहीं खत्म हो जाए और अभी इस बात को लेकर कोई लड़ाई ना हो घर में। कम से कम बोर्ड एग्जाम तक तो बिल्कुल नहीं, उसके बाद खुद ही बता देगी कि फेसबुक फ्रेंड्स हैं। तब तक शारदा ने शालिनी को सिम कार्ड निकालते हुए देख लिया। शालिनी ने बता दिया कि फेसबुक फ्रेंड है, उसी से बात कर रही थी। तो शारदा ने फोन और सिम कार्ड ले लिया और फोन ऑन करके शारदा ने देखा श्रेष्ठ का रिप्लाई आया हुआ था। मैं मम्मी से कहूँगा क्या कि तुमसे प्यार करता हूँ? बस। फिर तो पहले शालिनी की पिटाई हुई, फिर शारदा आग बबूला होकर बोली, तुम तो कह रही थी दोस्त है, फेसबुक फ्रेंड। पहली बात तो लड़कों से कौन सी फ्रेंडशिप, और ये क्या कह रहा है? क्या बताऊं तुमसे, प्यार करता हूँ? अब शालिनी कैसे समझा पाती कि दोस्ती ही है फिलहाल, और कौन सा शारदा सुनने या समझने वाली थी। खैर, अभी शालिनी सिर्फ मार खा रही थी, बेल्ट, हैंगर, कुर्सी, जो भी शारदा के हाथ में आ जाता, बस। और सिर्फ शारदा ने खुद नहीं मारा, शालिनी के छोटे भाई सूरज को बुलाकर उससे भी दो चार झापड़ लगवाए, ये कहकर कि मार मार और लतियाई से ज्यादा प्यार और लड़कों से दोस्ती करने का भूत सवार है, मेरी नाक कटवा दी, तेरी भी नाक कटवा दी। शालिनी को इस बार भी मार खाने से ज्यादा चोट नहीं लग रही थी, उसके मन पे चोट लग रही थी। वो सोच रही थी कि क्या सूरज पर शारदा को पूरा भरोसा है, आंख बंद करके, कि वो किसी लड़की से बात नहीं करता होगा, या उसकी कोई दोस्त नहीं है और ना होगी। और क्यों, जब वो 4 साल उम्र में छोटा होकर भी शालिनी को सुअर, चोर जैसे अपशब्द बोलता है, उसके हाथ से चाय का कप छीनने लग जाता है, तब शारदा ने कभी नहीं कहा कि तुम शालिनी का अपमान कर रहे हो। वो बड़ी बहन है, उसकी कोई इज्जत है। क्यों लड़कियों की इज्जत और सम्मान करने के बारे में लड़के को कभी नहीं बताया? और सूरज की इतनी ज्यादा बड़ी नाक और इज्जत है कि वो शालिनी पर हाथ उठा सकता है, जो उससे उम्र में भी बड़ी है और अपना अच्छा बुरा खुद देख भी सकती है और समझ सकती है। और अगर मारना पीटना ही हल लगता है शारदा को, तो वो माँ है, उसे खुद मार पीट कर संतुष्टि कर लेनी चाहिए थी। वो सूरज को बुलाकर बड़ी बहन को पिटवा कर तो यही सिद्ध कर रही है कि पुरुष चाहे स्त्री से उम्र में छोटा हो या बड़ा हो, खुद चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उसका पूरा अधिकार है स्त्री पर नियंत्रण करने का, उसे मारने पीटने का, उसे चोट पहुंचाने का, आहत करने का और उस पर अपना स्वामित्व जताने का। इस सब के बाद भी शारदा को संतुष्टि नहीं मिली, तो फोन करके अपने भाई बहनों से कहने लगी कि मेरी तो लड़की आवारा हो गई है, नाक कटवा दी, अब ये हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहने देगी, इसका चाल चलन बिगड़ गया, अब हम इसकी शादी कर देंगे, बहुत प्यार मोहब्बत से इसे अच्छा लग रहा है। यही सब रिश्तेदारों से बात करके शारदा ने श्रेष्ठ से भी बात की और उसकी मम्मी से भी। पहले तो शारदा का मिजाज तल्ख था, लेकिन श्रेष्ठ की मम्मी शायद थोड़ी खुले विचारों की थी, तो उन्होंने शारदा को भी भरोसा दिला दिया कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, बच्चे आजकल सोशल मीडिया पर दोस्त बना लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो श्रेष्ठ को भी समझा देंगी, अब वो बात नहीं करेगा शालिनी से। हालांकि कुछ हफ्तों बाद जब शालिनी को फोन वापस मिला, तो उसमें श्रेष्ठ के एक दो मैसेज पड़े थे, जिसमें उसने हालचाल और एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है पूछा था। तब शालिनी ने एक दिन उससे बात की, उसे ये भी बताया कि कितनी मार पड़ी थी उस दिन। फिर दोनों ने बातचीत शुरू कर दी। कुछ दिन फिर बातों का सिलसिला चला। शालिनी का एग्जाम हो गया और वो पास हो गई। इसमें कहीं ना कहीं श्रेष्ठ का योगदान भी रहा, क्योंकि वो एक ऐसे समय में शालिनी की जिंदगी में आया जब उसे एक अच्छे दोस्त की बहुत जरूरत थी, जो उसका मनोबल ना गिराए, उसे ताने ना मारे बेवजह हर बात के लिए, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। लेकिन शालिनी का बोर्ड एग्जाम हो जाने के कुछ दिन बाद श्रेष्ठ ने शालिनी को ब्लॉक कर दिया। शालिनी को इस बात से कोई ज्यादा परेशानी नहीं थी कि श्रेष्ठ ने उसे ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो चाहती थी कि कोई भी रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का हो या प्यार, अगर आप खत्म करना चाह रहे हैं तो अच्छे से खत्म करना चाहिए, आपस में बात करके। जितने अच्छे से उस रिश्ते की शुरुआत हुई थी वैसे ही, जैसा कि शाही लुधियानवी साहब ने कहा है, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना नामुमकिन हो, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। फिर शालिनी ने श्रेष्ठ के एक दोस्त के पास मैसेज करके उससे कहा कि श्रेष्ठ से कह दे एक आखिरी मैसेज करके बता कर जाए, यूं अचानक से ब्लॉक करके जाना सही तरीका नहीं है। फिर श्रेष्ठ का मैसेज आया,
उसने बताया कि वो अगर बात करके जाने की कोशिश करता तो शायद मुश्किल होता, इसलिए बिना बताए चला गया। उसने माफी मांगते हुए कहा, मेरे सर पर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं घर की, जो मुझे पूरी करनी है, और तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इस समय हम दोनों को अपने कैरियर पर फोकस करना चाहिए। ज्यादा एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाए, इससे बेहतर है अब हम कभी बात ना करें। गुड बाय, टेक केयर। फिर शालिनी ने कभी भी शेष से बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शालिनी को इस बात की समझ हो गई है कि बाहर खुशियां तलाशना व्यर्थ है। कोई भी अन्य इंसान आपका ना तो ज्यादा लंबे समय तक मन बहला सकता है, ना आपको आंतरिक सुख और शांति दे सकता है, बल्कि बाहर की दुनिया का सुंदर और शांत रूप अनुभव करने के लिए भी आपको सबसे पहले स्वयं के भीतर मन में सुंदरता और शांति महसूस करनी होगी। यदि आप अपने जीवन में प्रेम और विश्वास लाना चाह रहे हैं, तो आपको अपने में वो प्रेम और विश्वास लाना होगा स्वयं के प्रति। बाहर से प्राप्त हुए किसी भी अनुभव के क्षणिक होने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जीवन पर्यंत साथ अगर कोई किसी का देता है तो वो आप स्वयं का देते हैं। आपके विचार, आपका मनोबल आपका साथ देता है। बाहरी कड़ियां अक्सर आपको एक सबक सिखाने के लिए होती हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, और हर एक कड़ी से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही आचरण आपको भीतर से सुख और शांति प्रदान करता है। और शालिनी लग गई अपने अंतर्मन को टटोलने में, स्वयं को समझने में, और स्वयं के भीतर छुपी असीम शक्ति और संभावनाओं से अपने जीवन को बेहतर बनाने में। अपने परिवार में और समाज में औरतों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और अपराध को देखकर शालिनी के मन में सदैव के लिए कुंठा घर कर गई है। पुरुष प्रधान पितृ सत्तात्मक समाज के खिलाफ और रिश्ते नातों के प्रति तो वो बिल्कुल उदासीन हो चुकी है। किसी भी रिश्ते नाते या संबंध के प्रति उसके हृदय में कोई विशेष प्रेम या सम्मान का भाव नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उसका मानना है सम्मान उनका करना चाहिए जो आत्मसम्मान का अर्थ समझते हों, सबसे पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हों, जो सत्य स्वीकार न जानते हों, जो किसी गलत कृत्य और अन्याय के विरुद्ध बोलना और लड़ना जानते हों। यदि आपके रिश्ते नाते ही आपको गलत के सामने झुकना सिखा रहे हैं या झुकने को मजबूर कर रहे हैं, तो उनका सम्मान करना मतलब अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना है। आज शालिनी 22 वर्ष की हो चुकी है। उसने अपने जीवन में एक फैसला कर लिया है कि आत्मसम्मान की सदैव रक्षा करनी है। जिस रिश्ते में आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाए या आपको प्रताड़ित और शोषित किया जाए, उस रिश्ते का त्याग करके आगे बढ़ना चाहिए। भागवत गीता का सार भी तो यही है, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि रिश्ते नाते अधर्म और अन्याय के पथ पर चलने लगे तो हमें उनके खिलाफ योद्धा बनकर युद्ध करना चाहिए। शालिनी बहुत सुलझी हुई लड़की है। उसके मन में जितनी रिश्तों के प्रति उदासीनता है, उससे कई गुना ज्यादा प्रबल ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था है। उसे पता है ईश्वर देर सवेर सभी की आंखों पर से अज्ञानता और अनैतिकता की पट्टी हटाएंगे जरूर। शालिनी के इसी मन भाव और संवेदनाओं ने उसे एक लेखक और कवित्री बनने की प्रेरणा दी है। वो अक्सर अपनी कविताओं, कहानियों और लेखन के माध्यम से समाज को धर्मोचित और न्यायोचित मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती रहती है। शालिनी का मानना है कि युवा पीढ़ी को दहेज जैसी कुरीति के विरोध में अपनी आवाज पुरजोर उठानी चाहिए, क्योंकि दहेज एक ऐसा दानव है जिसके कारण अत्यधिक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, मानसिक और शारीरिक शोषण होता है। हर वर्ष हजारों औरतों की हत्याएं और आत्महत्याएं सिर्फ दहेज की वजह से होती हैं, जो कि भयावह स्थिति है। किसी स्त्री को चंद नोटों के लिए कमरे में भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाने के लिए बंद कर दिया जाता है। किसी औरत को जिंदा जला दिया जाता है। किसी को छत से कूदकर जान देने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कई परिवार तो ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं जहां स्त्री का सम्मान नहीं होता है, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां भी स्त्री का कभी सम्मान नहीं करती हैं, जो जन्म देता है हिंसक और आपराधिक मानसिकता को। ये चक्र निरंतर चलता रहता है और हम एक खराब समाज की निर्माण स्वयं कर लेते हैं, ऐसी कुरीतियों को अपना मौन समर्थन देकर या उसमें भागीदारी करके। इसलिए आवश्यक है कि हम सब मिलकर जो गलत, गैरकानूनी और अनैतिक है उसका विरोध करें, बहिष्कार करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। शालिनी ने अपनी कलम और वाणी को अपनी ताकत बनाकर सदैव सत्य, न्याय और मानव अधिकारों की सुरक्षा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया है।
जब भी शारदा महेश से कहती है कि शालिनी के लिए लड़का देखकर शादी कर देते हैं, तो महेश का अक्सर जवाब होता है। जब भी शारदा महेश से कहती कि शालिनी के लिए लड़का देखकर शादी कर देते हैं, तो महेश का अक्सर जवाब होता है, तुम्हारी लौंडिया है, करो शादी। एक बार तो महेश ने ये भी कह दिया कि बताना किसके मुंह पर कितने पैसे मारने हैं। जैसी अनगिनत भद्दी टिप्पणियां महेश करता रहता है, जिसके कारण शालिनी ने भी कई बार जवाब देते हुए कह दिया कि उसे भी किसी के मुंह पर मारे हुए पैसों से या किसी के किए गए एहसान या दहेज के बल पर अपना घर नहीं बसाना है, न ऐसी शादी करनी है। और सच तो ये है, शालिनी भी अब नहीं चाहती कि महेश उसकी खुशियों में या शादी में शामिल हो, क्योंकि महेश ही वो इंसान है जिसने बचपन से शालिनी के हंसने और उसके खुशियों पर अनगिनत ग्रहण लगाने की कोशिश की। वो तो ईश्वर की कृपा और प्रेम है कि शालिनी अपने आप में जीवन खोज लेती है, वरना टूट जाना बहुत आसान होता है। वहाँ जहाँ ना कोई सही दिशा दिखाने वाला होता है, न दशा समझने वाला। सूरज अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहा है, महेश अपने गुटखे, शराब, नौकरी और 4 पैसे कमाने के घमंड में ही खुश है। शालिनी की बहुत बार समझाने के बाद भी शारदा ने कभी भी महेश से अलग रहने का फैसला नहीं किया। यही कारण है कि शारदा को अस्थमा की बीमारी पहले से ही थी। अब रोज रोज के कलेश और मानसिक तनाव के कारण डिप्रेशन ने भी घेर लिया है। दोस्तों, हमें कोई अधिकार नहीं है अपनी भावनात्मक अभिव्यक्ति पर शिकंजा कसने का। अपनी भावनाओं को पीड़ाओं को अभिव्यक्त करने की आज़ादी हर पुरुष को है। उन्हें अपनी आत्मा और हृदय को अंदर ही अंदर जख्मी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।